संपूर्ण भी एक कंपनी होने के नाते और मैं विकास गुप्ता एक व्यक्ति होने के नाते अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम सभी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो एक अच्छे समाज की रचना होगी और एक अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र की पहली सीढ़ी है। इसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम अपनी एक वीडियो श्रृंखला लेके आए हैं, जिससे कि हम उन लोगों के बारे में जो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनके बारे में बता सके और उससे से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सके। आप में और मुझ में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, बस अगर हमें सही मेंटर्स, सही बातें हम सीखे, जिससे हम सही एक्शंस ले सके, तो हम अपनी बिजनेस और लाइफ दोनों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप भी इस बात पे जरा भी बिलीव करते हो तो आज का वीडियो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक 19 ईयर ओल्ड लड़का जिनका नाम बेन फ्रांसिस था, उन्होंने 19 साल की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और $1 बिलियन का जिमशार्क नाम की कंपनी खड़ी कर दी। कैसे उन्होंने किया, आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे, उनकी पूरी डिटेल स्टोरी और केस स्टडी से सीख के। बेन जब जिम में थे ना, उन्होंने रियलाइज करा कि यार देखो, हर चीज के लिए ना कुछ कपड़े होते हैं। जैसे बीच पे जाने के अलग होते हैं कपड़े, घूमने के अलग होते हैं, शादी पे जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं, लेकिन जिम के लिए कोई अच्छे क्लोथ्स नहीं होते हैं। हाँ, कई सारे ब्रांड नाइकी, एडिडास वाले लोग बना तो रहे थे इस मार्केट को सर्व करने के लिए, बट वो भी जनरलाइज टी शर्ट्स या ट्रैक पैंट्स ही होते थे। उनको स्टिल एक गैप दिखा कि यार कोई क्लियर डिजाइन नहीं है, कोई एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ नहीं है जो दिखाए कि हाँ, जिम जाने के लिए ये पहनना चाहिए। सो बस ये आइडिया उनको काफी प्रॉमिसिंग लगा और बस फिर उन्होंने सोचना बंद किया और सीधा एक्शन लेना स्टार्ट किया। उन्होंने एक स्क्रीन प्रिंटर लिया, सिलाई की मशीन होती है वो खरीद ली और अपने हाथ से ही कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी मॉम, अपनी नानी की हेल्प ली कपड़े बनाने के लिए। उनके दिमाग में अभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि यार इससे मैं बहुत बड़ी $1 बिलियन कंपनी खड़ी करूंगा, नहीं। उन्होंने बस ऐसा पैशन उस चीज को करना स्टार्ट किया। उन्होंने पहले अपने लिए कपड़े क्रिएट किया और जितने भी पैसे उनके पास बचे हुए थे वो सारे पैसों से फिर फैब्रिक्स, मशीन प्रिंटर्स, सारी चीजें खरीद ली। कुछ टी शर्ट्स उन्होंने बनाए और फिर अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दी, जिसका नाम उन्होंने रखा जिमशार्क। नाउ ये साल 2011 की बात चल रही है, जब वो 19 साल के थे। इसके बाद उनके दिमाग में जिम के लिए शॉर्ट्स बनाने का भी दिमाग में आया, बट शॉर्ट्स बनाने के लिए उनकी जो मशीन थी वो केपेबल नहीं थी। उन्होंने डिजाइन तो बना दी थी, बट शॉर्ट्स वो खुद से सिलाई नहीं कर सकते थे। उन्हें जरूरत थी एक मैन्युफैक्चरर की, इसलिए वो ढूंढने लग गए कि कौन उनके लिए शॉर्ट्स बना के दे सकता है सस्ते में। तो ढूंढते ढूंढते उनको पाकिस्तान का एक आदमी मिला जिसका नाम था तनवीर। बेन ने तनवीर को अपने शॉर्ट्स का डिजाइन भेजा और तनवीर ने उस डिजाइन को देखा और एक परफेक्ट शॉर्ट बना के भेज दिया, फ्री सैंपल। नाउ बेन के पास जैसे ये सैंपल आया, वो देख के उसे खुश हो गए क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी ना कि बेन के पास पैसे नहीं थे। उनको पता था कि यार अब तनवीर से बात करने का इतना कोई फायदा तो है नहीं, 99% चांस है कि मैं जो उसको बोलने वाला हूँ उसके लिए वो ना ही बोलेगा, बट फिर भी चलो 1% चांस है शायद वो हाँ बोल दे, और वो 1% का रिग्रेट वो नहीं रखना चाहते थे। इसलिए बहुत हिम्मत करके उन्होंने तनवीर को कॉल करा और कहा, आपने जो शॉर्ट्स क्रिएट किया है वो बहुत अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? मुझे 250 शॉर्ट्स बना के यूके भेज दो, मैं इसे बेचूंगा और तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे सारे पैसे तुमको लौटा दूंगा। बेन को पता था कि आंसर ना ही आने वाला है, बट फिर भी उन्होंने वेट किया। एंड गेस व्हाट, तनवीर ने सरप्राइजिंगली हाँ बोल दी और शॉर्ट्स बना के भेज दिए। ये शॉर्ट्स जब बेन के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरी जान लगा के उसे बेचना स्टार्ट किया, और क्योंकि शॉर्ट्स अच्छे थे इसीलिए 48 आवर्स के अंदर ही सारे शॉर्ट्स उनके बिक गए। उन्होंने तनवीर को उनकी फुल पेमेंट कर दी। अब आपको लग रहा होगा यार अब तो चीज़ें फटना स्टार्ट हो गई होगी, उसको पता चल गया शॉर्ट्स चल रहे हैं, 48 आवर्स के अंदर शॉर्ट्स सारे बिक गए, बट ऐसा नहीं था। जिमशार्क चालू करने के 2 साल बाद भी बेन जो थे ना, वो पूरा दिन काम करते थे, क्लास जाते थे, 4 बजे तक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते थे, उसके बाद आके पिज्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते थे 5 से 10 बजे तक रात के। और इस डिलीवरी के बीच बीच में वो अपने कस्टमर्स से कई बार सर्विस से रिलेटेड बातें करते थे। और बात ये भी थी ना कि बेन जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान थे, उन्हें लोगों से, स्ट्रेंजर्स से बात करना इतना पसंद नहीं था, बट फिर भी वो जगह जगह जाते थे, लोगों से बातें करते थे। पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद फिर वो वापस आते थे और उनके जो भी ऑर्डर्स आए हुए रहते थे दिन भर में, वो ऑर्डर को लेते थे, उसकी पैकेजिंग करते थे, उसको शिपिंग के लिए भेजते थे, कस्टमर्स से बात, उनके रिप्लाईज करना, हर एक काम वो करते थे। इसके साथ साथ वो स्विंग मशीन से कपड़े भी सिलते थे, जहाँ वो अपनी मॉम और नानी की अगेन हेल्प लेते थे कई बार। अब एक नॉर्मल इंसान ये सारी चीज़ें सुनेगा तो उसको लगेगा कि यार बेन तो कसम से कितना ज़्यादा हार्डवर्क करता था, कितना टफ और चैलेंजिंग रहा होगा उसके लिए चीज़ें।
बट सरप्राइजिंगली ऐसा था नहीं। बेन बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ें तो फन पार्ट थी, उनके लिए ये सारी चीज़ें चैलेंज नहीं थी बल्कि एक गेम जैसा था जिसे वो खेल के एंजॉय करते थे। उन्होंने अपने लिए हर चीज़ गेम जैसा बना दी थी, इतना ज़्यादा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। बात यह है ना, यूके में तब एक फिटनेस एक्सपो नाम की चीज़ होती थी, बॉडी पावर वाली, जहाँ पे कई सारे बॉडी बिल्डर्स आते थे, ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज आते थे जो फिटनेस को प्रमोट करते थे। नौ बेन के दिमाग में आया कि यार अगर मैं वहाँ जाके अपना एक स्टॉल लगा दूँ या अपनी मार्केटिंग करूँ तो मेरे टारगेट ऑडियंस तक मैं डायरेक्टली पहुँच पाऊंगा। उनका टाइम उस एक्सपो में बहुत ज़्यादा अच्छा बीता, उनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी बिकने लग गए। कई सारे बॉडी बिल्डर, सेलिब्रिटीज़ ने उनके प्रोडक्ट को ट्राई किया। जब वो अपनी जर्नी, फिटनेस जर्नी पे ही थे, तब है ना वो बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर्स, मैट ऑर्गस, चेफ सीड, लेक्स लिटिल, ऐसे कई सारे लोगों के वो कंटेंट देखते थे और उनकी बातें पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने कई सारे जो प्रोडक्ट के सैंपल्स थे, बिना सोचे फ्री में वो बहुत सारे सैंपल्स इन लोगों को भेज दिए ना। उन्होंने कुछ ऐसा रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग कुछ करेंगे, बट गेस व्हाट, लेक्स लिटिल जो थे ना, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिम शार्क का टी शर्ट पहन के, जो देख के बेन बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया और ऐसे करके ही जो लेक्स लिटिल थे वो जिम शार्क के पहले एथलीट बने जिसने उसे प्रमोट किया। अब ऑब्वियसली जब एक इन्फ्लुएंसर ने उसे प्रमोट किया तो उनके सेल्स भी बहुत बढ़े। और एक बात याद रखो, ये सब चीज़ें तब हो रही है जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाम की चीज़ें लोगों को पता भी नहीं थी। और ऐसे ही स्लोली और स्टडीली धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ना स्टार्ट हुई, उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकने लग गए। तब उन्होंने क्या किया, अपने कई सारे दोस्तों को भी काम पे रखना स्टार्ट किया पार्ट टाइम बेसिस पे। और 2012 में उन्होंने एक ट्रैक सूट डिज़ाइन किया ना। ये जो ट्रैक सूट था ना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उनको पता चल गया था कि यार बहुत मस्त चीज़ बना दी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है। बट अगेन प्रॉब्लम आ गई मैन्युफैक्चरिंग की। उनको पता था कि ये प्रोडक्ट चलेगा बहुत, बट इसके लिए उनको अगेन एक बड़ा मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा ताकि वो प्रॉफिटेबल हो। सो उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने वही चीज़ किया जो उन्होंने पहले की थी, रिस्क लिया। सारा पैसे जो उनके बैंक अकाउंट में उन्होंने जमा किए थे इतने साल से मेहनत करके, वो सारे पैसे उन्होंने लगा दिए। और फिर नेक्स्ट ईयर के बॉडी पावर एक्सपो में वापस एक जगह ली। उन्होंने अपने सारे फेवरेट बॉडी बिल्डर्स को इन्वाइट किया। इस बार उनकी एक्सपेक्टेशन हाई थी क्योंकि पिछली बार ऑलरेडी उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इसलिए उन्होंने अपने डैड, अपने सभी दोस्तों को, सबको है ना काम पे लगा दिया था। और बस वो उम्मीद करने लग गए कि चीज़ें सही होगी। बट ऐसा हुआ नहीं, चीज़ें सही नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा सही हो गई। उनका प्रोडक्ट लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला कि 2 दिन के अंदर उनका जितना भी सारा प्रोडक्ट उन्होंने क्रिएट करवाया था पूरे पैसे डाल के, वो सारे बिक गए। जिसके बाद डैन और क्रेग जो उनके दोस्त थे, उन्होंने अपने फाइनल एग्जाम छोड़ के ड्रॉप आउट ले लिया और बेन की मदद करने लग गए। जहां वो नॉर्मली 300-400 पाउंड्स के सेल करते थे, इस पावर एक्सपो के बाद अगले दिन से 30 मिनट्स में उन्होंने 30,000 पाउंड्स के सेल कर डाले। उनके सारी वेबसाइट पे जितने भी आइटम्स थे सब सोल्ड आउट हो गए। और फिर इसके बाद जाके बेन ने डिसीजन लिया कि वो वीज़ा डिलीवरी और यूनिवर्सिटी दोनों को क्विट कर देंगे और अब अपनी जॉब पे पूरा फोकस करेंगे। देखो, जिम शार्क अब बहुत अच्छा कर रहा था। बेन वापस से सारी चीज़ें जो भी वो कमा रहे थे उसे री इन्वेस्ट कर रहे थे अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। इसके बाद उन्होंने 7 पावर एक्सपो बार बार किए। वो दुनिया की अलग अलग जगह पे गए, जिम शार्क के बारे में उन्होंने बातें करी। उन्होंने ऊपर से बहुत सारी चीज़ें करी जो उनको लगता था इंपॉर्टेंट थी। बट फिर 2015 में ब्लैक फ्राइडे आया, जब उनको मालूम पड़ा कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उन्होंने नहीं करी थी। बात ये थी कि 2015 में जब ब्लैक फ्राइडे की सेल आई, तब उनकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आए जिसके वजह से वेबसाइट कंप्लीटली क्रैश हो गई। सब गड़बड़ हो गया। जो लोग पैसे दे रहे थे उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, जो लोग पैसे नहीं दे रहे थे उनको ऑर्डर चले जा रहा था, और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उन्हें $143,000 का नुकसान हुआ। और कई सालों की मेहनत जो उन्होंने करी थी, अपना ट्रस्ट एक मार्केट में ब्रांड बनाया था, वो ब्रांड पूरा नाम खराब हो गया क्योंकि लोग उन्हें वीडियोस बना बना के गालियां देने लग गए, अपने बैड एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताने लग गए, जिससे उनका ब्रांड खराब हो रहा था। सो इसके बाद बेन ने क्या किया, अगले कुछ महीनों तक पर्सनली हैंड रिटन अपॉलॉजी सेंड करी सबको। और इसके बाद बेन को रियलाइज हुआ ना कि बिजनेस देखो स्लोली ग्रो हो रहा है, वो चीज़ तो सही है, बट अगर वो चाहते हैं कि उसे ग्लोबल और बड़ा बनाए तो उनको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, जो है स्ट्रक्चर एंड द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। जितना वो मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ पे पैसे खर्च कर रहे थे, उतना नहीं तो उससे ज़्यादा उनको फोकस करना पड़ेगा फाउंडेशंस पे, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, टीम मेंबर्स, जो बैक एंड में एक्चुअल में पूरा प्रोसेस रन करते हैं, उन पे उनको और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी फ्रंट एंड में और अच्छी चीज़ें बढ़ेगी। इसीलिए फिर बेन ने पूरा फोकस उस पर ही करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने ऑपरेशंस, SOPs, स्ट्रक्चर्स पे काम करना स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। देखते ही देखते उनकी कंपनी कुछ लोगों से बढ़ के 900 लोगों तक पहुंच गई
और 2020 में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 1.45 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। और क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत पहले से ही करके रखी थी, इतनी सारी चीज़ें करके रखी थी, इसलिए जब कोविड-19 भी आया तब भी जिमशाक जो थी ना वो यूनिकॉर्न की लेवल तक पहुंच गई 2020 में। और यूके की उन दो में से एक यूनिकॉर्न बनी जिसने बिना फंडिंग के इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया यूके में, $1 बिलियन ब्रांड। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।